अस्सलाम वालेकुम। CS609 फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये एमसीक्यूज़ जो है मेरे पास प्री असेसमेंट एंड पोस्ट असेसमेंट के सारे सॉल्व्ड एमसीक्यूज़ हैं और उनके क्योंकि एलएमएस पे रिजल्ट्स भी फ़ौरन से शो हो जाते हैं तो 100% ये करेक्ट आंसर्स हैं। मैंने वैसे इसको जीपीटी से सॉल्व किया था, लेकिन वहाँ से आपको अगर एक मिनट, एक सेकेंड, ये देखें यहाँ पे मेरी हिस्ट्री है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इनको सॉल्व किया था और फिर अब मैंने उसको एक फ़ाइल के अंदर ऑर्गेनाइज़ कर दिया ताकि आपको आपके सामने पढ़ने में मुझे आसानी हो। ठीक है, अब ये एमसीक्यूज़ हम करेंगे और ये फाइनल टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमारे पास है रिज्यूम थ्रेड फंक्शन विल। अब दो तरह की थ्रेड्स होते हैं, एक सस्पेंड होता है, एक रिज्यूम होता है। ठीक है, अब ये जो है आपके पास रिज्यूम थ्रेड है फंक्शन विल, वो क्या करेगा, नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ सस्पेंड काउंट, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ सस्पेंड काउंट, या इंक्रीज द वैल्यू ऑफ सस्पेंड काउंट, या रीसेट द वैल्यू ऑफ सस्पेंड काउंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास है नॉट अफेक्ट, जो कि ए है आपके पास। नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ सस्पेंड काउंट मतलब वो उसको अफेक्ट ही नहीं करता। जो आपके पास रिज्यूम थ्रेड है, नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ सस्पेंड, वो सस्पेंड काउंट को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखें, द रिज्यूम थ्रेड फंक्शन resumes a suspended thread while it makes the thread eligible to run again. It does not change the suspend count, which tracks how many times a thread has been suspended. मतलब ये जो उसको इट डज़ नॉट चेंज द सस्पेंड काउंट को बिल्कुल भी चेंज नहीं करता, जिसका काम है कि वो हाउ मेनी टाइम्स थ्रेड हैज़ बीन सस्पेंडेड। व्हेन थ्रेड इज रिज्यूम द सस्पेंड काउंट रिमेन्स द अनचेंज। जब ये रिज्यूम होगा तो जो दूसरा सस्पेंड काउंट है वो बिल्कुल अनचेंज ही रहेगा, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। नेक्स्ट आपके पास है बाय द डिफ़ॉल्ट द वैल्यू ऑफ सस्पेंड काउंट व्हेन क्रिएटिंग अ थ्रेड इज़। जब हम थ्रेड को क्रिएट कर रहे होते हैं देन जो सस्पेंडेड काउंट होता है उसकी क्या वैल्यू होती है, वो वैल्यू हम ज़ीरो सेट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास है ज़ीरो। देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। व्हेन अ थ्रेड इज क्रिएटेड इट्स सस्पेंड काउंट इज सेट टू ज़ीरो बाय द डिफ़ॉल्ट मीनिंग इट इज़ नॉट सस्पेंडेड। इसका मतलब ये है कि अभी ये सस्पेंड नहीं हुआ। अ थ्रेड इज क्रिएटेड in the running state can be suspended or resumed later by calling the functions like suspend thread and resume thread। मतलब जो आपके पास जो थ्रेड होगा वो सस्पेंड और रिज्यूम हो सकता है कौन से फंक्शन कॉल करके, जब सस्पेंड करना होगा तो सस्पेंड थ्रेड, और जब रिज्यूम करना होगा तो रिज्यूम थ्रेड फंक्शन को कॉल करेंगे हम। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्जन ऑफ द विंडोज़ वाज नॉट कंपेटिबल विद द गेट प्रोसेस आईडी ऑफ द थ्रेड। तो इसका जो देखें आपके पास लिखा हुआ है, स्टेटमेंट को फिर से पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्जन ऑफ विंडोज़ वाज नॉट कंपेटिबल विद द गेट प्रोसेस। कौन सी वर्जन जो थी इसकी कंपेटिबल नहीं थी, ये जो हाईलाइट हो रहा है। देखो विंडोज़ 2003, विंडोज़ 7, विंडोज़ एक्सपी या विंडोज़ एनटी। तो आपके पास करेक्ट आंसर इसका है विंडोज़ एनटी। ये जो थी ना वो कंपैटिबल नहीं थी किसके, गेट प्रोसेस आईडी ऑफ थ्रेड के ना कंपैटिबल नहीं थी। याद रहे ये सब्जेक्ट इजी नहीं है, इसका पेपर थोड़ा सा टफ होता है। ये टिप से अंदाज़ा हो गया होगा आपको। द गेट प्रोसेस आईडी ऑफ द थ्रेड फंक्शन इज़ नॉट अवेलेबल इन द विंडोज़ एनडी। दिस फंक्शन वाज इंट्रोड्यूस इन द लेटर वेरिएंट ऑफ द विंडोज़। लाइक बाद में ये इंट्रोड्यूस हुआ था जिसमें 2000 के बाद जो भी वेरिएंट्स आई थी ना उनमें ये प्रोसेस जो था ना वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, लेकिन एनटी जो कि ओल्ड वेरिएंट है उसमें ये चीज़ नहीं थी। सिंपल। नेक्स्ट आपके पास है विच फंक्शन रिटर्न्स द नॉन इनहेरिटेबल। ये क्या लिखा हुआ है, सूडो हैंडल टू द कॉलिंग द थ्रेड इन विंडोज़। ऑप्शंस गिवन है आपके पास, ओपन थ्रेड, गेट करंट थ्रेड, गेट थ्रेड आईडी, गेट करंट थ्रेड। तो से सिमिलर है, फोकस करें। जो आपके पास राइट आंसर है वो है गेट करंट थ्रेड, उसके साथ आईडी भी नहीं है। ठीक है, गेट करंट थ्रेड इसका राइट ऑप्शन है। एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। द गेट करंट थ्रेड फंक्शन रिटर्न्स द सूडो हैंडल टू द कॉलिंग थ्रेड। ये जो है ना फंक्शन, इसका ये जो आपको रिटर्न करता है वो है सूडो सूडो हैंडल, हैंडल नहीं सूडो हैंडल टू द कॉलिंग थ्रेड। अ सूडो हैंडल इज नॉट अ रियल हैंडल, ये रियल हैंडल नहीं होता। इंस्टेड इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू दैट आइडेंटिफाइज द करंट थ्रेड, जो कि हमारे पास आइडेंटिफाई करती है करंट वैल्यू को, लेकिन ये रियल में नहीं होता। ठीक है, इट इज़ नॉट इनहेरिटेबल बाय द अदर प्रोसेस मेकिंग इट यूनिक फॉर द कॉलिंग द थ्रेड। समझ आ गई। इसका करेक्ट आंसर आपके पास है ना गेट थ्रेड, गेट करंट थ्रेड है। जो ऑप्शन आपके पास है ना ये था विच फंक्शन रिटर्न्स द नॉन इनहेरिटेबल सूडो हैंडल। तो आपके पास इसका आंसर है गेट करंट थ्रेड। सेम सेम है ना, फिर भूल जाते हैं आप लोगों को, मुझे भी भूल जाते हैं। अच्छा नेक्स्ट है विच फंक्शन वाज मेंशन टू बी यूजफुल इन द जॉब शेल and can be used in the similar fashion to open the process for creating a thread handle।
ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास है वो है ओपन थ्रेड। देखिए फिर से स्टेटमेंट को पढ़ें, कौन से फंक्शन है जो कि मेंशन होता है टू बी यूजफुल इन द जॉब शेल एंड कैन बी यूज सिमिलर फैशन टू द ओपन द प्रोसेस, और सिमिलर फैशन में वो ओपन प्रोसेस के लिए भी यूज होता है फॉर क्रिएटिंग द थ्रेड हैंडल को क्रिएट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ओपन थ्रेड। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। ओपन थ्रेड इज यूज टू obtain a handle for an existing thread. In the comparison of the open process, which is used to get the handle for the process, open thread provides a way to interact with the already running thread. For example, to adjust the priority or suspend it. एग्जाम्पल भी दी हुई है। ये एक्सप्लेनेशन मैंने जीपीटी से खुद कहा था कि एक्सप्लेनेशन मुझे प्रोवाइड करे कि इसका करेक्ट तो बन रहा है लेकिन क्यों बन रहा है। जो एलएमएस पे प्री और पोस्ट असेसमेंट के दरमियान रीडिंग वाली आती है ना, तो रीडिंग मैंने पढ़ के देखी थी, उसमें फिर वो सही से समझ नहीं आ रहा था रीडिंग से, उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई थी। व्हाट डज द गेट करंट थ्रेड आईडी रिटर्न्स द विंडोज प्रोग्रामिंग। देखें, गेट करंट थ्रेड आईडी जो है ना, वो क्या रिटर्न करेगा इन विंडोज़ प्रोग्रामिंग, अ प्रोसेस हैंडल। अच्छा, ये रिटर्न वाले बड़े ऑप्शंस आएंगे आपके, जिसमें किसी का रिटर्न होता है बूल, किसी का होता है डॉट बोलते हैं उसको, और किसी का क्या होता है और किसी का क्या। अ प्रोसेस हैंडल, अ थ्रेड आईडी, अ सूडो हैंडल, थ्रेड हैंडल। तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो है अ थ्रेड आईडी। गेट करंट थ्रेड आईडी का जो रिटर्न होगा ना, वो आपके पास अ थ्रेड आईडी होगा। ठीक है, a get current thread ID returns the unique identifier ID of the calling the thread. This thread ID can be used to other functions that requires the identifying or manipulating the threads like get thread priority or set thread affinity mask वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है which of the following functions freeze the specified index number. Which of the following functions freeze the specified index number. तो इसका आपके पास है TLS clear, TLS free फंक्शन, TLS delete फंक्शन, TLS reset फंक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास है फ्री। तो यहाँ पे आपको ये फ्री वाला फ्रीज वो वाला नहीं है जिसमें हम वो फ्रीज कर देते हैं किसी चीज़ को, ये फ्री आज़ाद वाला है। ठीक है, तो TLS फ्री, इसका जो नेम से ही जाहिर है, तो यही वाला आपके पास करेक्ट आंसर है। अच्छा, TLS free is used to release the thread local storage TLS index that was previously allocated with the TLS alloc function. This operation frees the memory associated with the TLS index, allowing it to be reused. सिंपल थी। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास, इसको रीड किया हमने, हाँ नाइन्थ वाला देख रहे हैं हम। ठीक है, इन द थ्रेड लोकल स्टोरेज TLS, जिसको थ्रेड लोकल स्टोरेज का एब्रीवेशन है, अरेंजमेंट रो रिप्रेजेंट्स डैश वाइल द कॉलम्स रिप्रेजेंट डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपके पास वो है, जो रो रिप्रेजेंट करती हैं वो थ्रेड्स को, और जो कॉलम्स रिप्रेजेंट करते हैं वो है TLS इंडेक्स को। ठीक है, बाकी सीक्वेंस याद कर लें कि रो के लिए आपके पास थ्रेड है और जो कॉलम्स के लिए आपके पास TLS इंडेक्स है। इसको याद कर लें, MCQ इम्पोर्टेंट है, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है आपके LMS से ही मैंने पिक किए हैं। In the TLS, each thread has unique index for the accessing the specific data TLS index. The row refers to the threads and the column refers to the, एक चीज़ याद करें कि row के लिए thread है, बाकी आपको फिर दूसरा याद रहेगा। Column refers to the TLS index that points to the data specified to that thread. Each thread can have its own set of the data stored in the thread local storage. हर thread का अपना data होता है जो कि उसके local storage में store होता है। In the form of failure, TLS alloc function returns. अब TLS alloc function क्या रिटर्न करता है? डॉट या डी वर्ड इसको बोलते हैं, और या फिर -1 0 या बूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास है वो है -1। इन द रिटर्न फेलर ऑफ द TLS alloc का जो रिटर्न है वो है -1। देखें इसकी डिस्क्रिप्शन। The TLS alloc function allocates a TLS index for the thread. If the function fails to allocate the index, it returns the -1 indicating an error. Error को शो भी करता है, ये indicate करता है, जाहिर करता है। The value returned using the TLS set value function is a form of bool, int, LP void या d word। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास है bool। अच्छा, अब इसकी एक्सप्लेनेशन में देखें। TLS set value sets the value in the thread's local storage.
द फंक्शन रिटर्न्स अ बूल वैल्यू इंडिकेटिंग द सक्सेस ट्रू और फॉल्स। बूल का मीनिंग यही होता है ना, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। दिस हैज़ टू डिटरमिन इफ द थ्रेड लोकल स्टोरेज ऑपरेट वाज सक्सेसफुल और नॉट। ठीक है। The basic difference between the boss worker thread model and client server model is, इसका जो आपके पास पहले जो जीपीटी ने मुझे बताया था ना, वो ए वाला करेक्ट कर दिया था, फिर वो जब मैंने सबमिट किया ना क्विज को, तो उसका इनकरेक्ट था, फिर दोबारा से मैंने कहा तो फिर ये वाला आपको इसको फिर क्लैरिफाई कर लेना कि ये जो क्लाइंट वाला है ना, क्लाइंट सर्वर वाला, यही करेक्ट आंसर है जो कि एलएमएस ने करेक्ट किया था। ठीक है। और इसकी लॉजिकल भी हम लॉजिक भी देखेंगे। आपके पास फर्स्ट एमसीक्यू है, इन द बॉस वर्कर ऑल द थ्रेड्स आर रन एट द बॉस एंड बट द क्लाइंट सर्वर मॉडल ईच क्लाइंट रन्स अ डिफरेंट थ्रेड। ठीक है। लेकिन इन द क्लाइंट सर्वर ऑल द थ्रेड्स आर रन एट द सर्वर्स एंड बट इन द बॉस वर्कर मॉडल ईच वर्कर रन्स डिफरेंट थ्रेड। स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो बी वाला है, क्लाइंट वाला, जिसमें क्लाइंट की बात पहले हुई है कि इन द क्लाइंट सर्वर ऑल द थ्रेड्स आर रन एट द सर्वर एंड। इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम कि इन द बॉस वर्कर मॉडल द बॉस असाइन द टास्क टू द वेरियस वर्कर। कि बॉस जो है ना वो असाइन कर रहा है काम मुख्तलिफ वर्कर्स को। थ्रेड्स वर ईच वर्कर ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली, हर जो वर्कर है ना आज़ादाना काम कर रहे हैं। इन द कॉन्ट्रास्ट द क्लाइंट सर्वर मॉडल जनरली रन्स द थ्रेड्स एट द सर्वर साइड मैनेजिंग द क्लाइंट रिक्वेस्ट कंकरेंटली। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी, ये पढ़ लिया हमने नहीं, 13 पे हम। ओके। इन द क्लाइंट सर्वर मॉडल रेदर देन डैश वर्क इज डन डैश। ये हमने करेक्ट करना है, इसमें सिक्वेंशली या कंकरेंटली, या पहले कंकरेंटली आएगा या सिक्वेंशली। अब देखिए, इन द क्लाइंट सर्वर मॉडल रेदर देन सिक्वेंशली वर्क इज डन कंकरेंटली। सिक्वेंशली पहले आएगा और कंकरेंटली बाद में आएगा, सीक्वेंस के साथ और फिर बाद में कंकरेंसी के साथ। देखो अब इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। द क्लाइंट सर्वर मॉडल इज टिपिकली डिज़ाइन टू हैंडल द मल्टीपल रिक्वेस्ट। जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है ना, उसको डिज़ाइन किया जाता है कि वो मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल करे कंकरेंटली एट द सर्वर साइड, सर्वर की साइड पे क्लाइंट सर्वर को। ठीक है। द सर्वर प्रोसेस क्लाइंट रिक्वेस्ट इन पैरेलल वेयर एज द क्लाइंट साइड ऑपरेशन में बी सिक्वेंशियल। जो क्लाइंट की साइड पे जो काम होंगे ना वो सीक्वेंस में होंगे, बट जो सर्वर की साइड पे जो काम होंगे ना वो सारे रिक्वेस्ट वो पैरेलल फेज में होंगी और वो कंकरेंटली होंगी। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास है सीक्वेंशली एंड कंकरेंटली। ओके। इन विच फॉलोइंग मॉडल्स वर्क मूव्स फ्रॉम द वन थ्रेड टू द नेक्स्ट थ्रेड। अब देखो कौन से मॉडल के अंदर जो वर्क मूव्स करता है वन थ्रेड टू नेक्स्ट थ्रेड, पाइपलाइन मॉडल में, पीयर टू पीयर मॉडल में, वर्क क्यू मॉडल में, या क्लाइंट सर्वर मॉडल में। तो इसका जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो है पाइपलाइन मॉडल। अब अगर हम इसको पढ़ें कि पाइपलाइन मॉडल हमारे पास है क्या, एक सेकेंड देखती हूँ। देखो, इन द पाइपलाइन मॉडल टास्क्स आर प्रोसेस्ड स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट थ्रेड्स और स्टेजेस। द वर्क मूव्स फ्रॉम द वन थ्रेड टू द नेक्स्ट इन द सीक्वेंशियल मैनर, मतलब सीक्वेंस के साथ 1 2 3 इस तरह से, विच विद ईच थ्रेड कंप्लीटिंग द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द टास्क बिफोर पासिंग इट टू द नेक्स्ट। मतलब जो हर थ्रेड अपना काम करके फिर नेक्स्ट की तरफ पास करेगा। ऐसे नहीं कि आधा अधूरा काम किया हो फिर नेक्स्ट पास कर दे। तो पाइपलाइन मॉडल था इसका करेक्ट। द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द थ्रेड्स एग्जीक्यूशन फ्रॉम द सेम और डिफरेंट प्रोसेसेस ऑन द मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स कैन। ऑप्शंस आपके पास है, एक्सप्लॉयट द सिस्टम पावर, डिग्रेड द सिस्टम परफॉर्मेंस, इम्प्रूव द सिस्टम परफॉर्मेंस, या डू नथिंग विद द सिस्टम परफॉर्मेंस। तो इसका है एक्सप्लॉयट, एक्सप्लॉयट द सिस्टम पावर। ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। प्रॉपरली ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द थ्रेड्स across the multiple processors allows the system to fully utilize its processing power. This improves the overall system performance by over ये सॉरी क्या लिखा हुआ, leveraging multiple cores effectively. तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास है exploit the system power. Which of the following is a correct statement? 3 स्टेटमेंट्स गिवन है आपको। आफ्टर द सर्टेन लिमिट प्रोसेसर स्पीड कैन आल्सो बी इन्हेंस्ड। कि जो
सर्टेन लिमिट के बाद प्रोसेसर की स्पीड भी बढ़ जाती है। आफ्टर द सर्टेन लिमिट प्रोसेसर स्पीड कैन नॉट बी इनहेंस्ड। अच्छा, आउटपुट ऑफ द पैरेलल प्रोग्राम शुड नॉट बी सेम व्हेन इट इज़ सीरियलाइज्ड। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन कॉपी नहीं हुआ इधर, लेकिन जो करेक्ट आंसर है ना वो ये है कि आफ्टर द सर्टेन लिमिट प्रोसेसर स्पीड कैन नॉट बी इनहेंस्ड। तो बी वाला जो है ना वो आपके पास करेक्ट आंसर है कि आफ्टर द सर्टेन लिमिट प्रोसेसर स्पीड कैन नॉट बी इनहेंस्ड। Processor speed has a physical limit. Beyond a certain point, increasing the speed further becomes the impractical due to the issues like the heat dissipation and power consumption. ये दो reasons हैं जिसकी वजह से ना उसको हम मज़ीद बढ़ा नहीं सकते, कैन नॉट बी इनहेंस्ड आफ्टर द सर्टन लिमिट। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन अगर बन के आए तो हम ये रीज़न लिख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग priority इज़ द हाइएस्ट क्लास इन थ्रेड। अच्छा, which of the following priority is highest class in the thread? Thread priority highest, thread priority time critical, real time priority class या thread priority above the highest। तो इसकी जो राइट सीक्वेंस है ना वो आपके पास है thread priority time एंड क्रिटिकल। तो बी वाला जो है ना ये वाला आपके पास करेक्ट आंसर है, थ्रेड priority टाइम एंड क्रिटिकल। ठीक है, अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, रीज़न इसकी क्या है, इज़ द हाइएस्ट प्रायोरिटी लेवल ऑफ थ्रेड मीनिंग द थ्रेड विल बी गिवन द मोस्ट इमीडिएट एक्सेस टू द प्रोसेसर। इट इंश्योर दैट द थ्रेड रन्स एज क्विकली एज पॉसिबल। नेक्स्ट 18 आपके पास है द रेंज ऑफ द रिलेटिव थ्रेड्स प्रायोरिटी इज़ बिटवीन। अब रेंज जो है ना रिलेटिव थ्रेड्स की वो होती है -2 टू +2, इनके दरमियान होती है रेंज। 0 to 1 भी नहीं है, 0 to 4 भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपके पास है -2 टू +2। इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं दी हुई। अच्छा, हाउ कैन अ थ्रेड एग्जिट द विंडोज प्रोसेस। हाउ कैन द थ्रेड exit in a Windows process? B. Explicitly calling the exit thread, by closing the handle to the thread, या by implicitly terminating with a return statement by invoking the terminate thread। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास है by explicitly calling the exit thread। ये फंक्शन कॉल करेंगे देन ही वो एग्जिट होगा आपके पास। स्टेटमेंट को फिर से दिखा दूँ। स्टेटमेंट थी कि हाउ कैन आ थ्रेड एग्जिट इन द विंडोज़। विंडो प्रोसेस में थ्रेड एग्जिट कैसे होता है, तो एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसको कहेंगे हम एक्सप्लिसिटली कॉलिंग एग्जिट थ्रेड फंक्शन। इसको कॉल करेंगे देन वो एग्जिट होगा। एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है आपको। A thread can be explicitly terminate itself using the exit thread function. This ensures that the thread stack is deallocated and any resources it used are properly cleaned up। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, एक सेकेंड, what values does the IP exit code parameter of the get exit code thread function contain if the thread is still running। तो इसका जो ऑप्शन है, द वैल्यू इज स्टिल एक्टिव, द प्रोसेस एग्जिट कोड, अ नल वैल्यू, द थ्रेड एग्जिट कोड। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास है द वैल्यू इज स्टिल एक्टिव। ठीक है, ये आपके पास करेक्ट आंसर है। मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन देख लें। The get exit code thread function is used to check the termination status of the thread। ये जो फंक्शन है ना उसका ये जो फंक्शन का काम बताया हुआ है, नेक्स्ट फंक्शन बताया हुआ है। इफ थ्रेड इज स्टिल रनिंग द फंक्शन सेट्स द IP exit code parameter to still active। If the thread has exited, the parameter contains the thread exit code which was specified when the thread is terminating। This mechanism allows the programs to monitor the status of the threads and take the actions based on their completion state। इस ये MCQs पूरे नहीं है, जितनी भी असेसमेंट थी सबके नहीं है, सिर्फ ना 3 क्विज़ में जो आ रहे थे ना लेक्चर्स उनके हैं। वो भी सारे नहीं है, जो रिपीट हो रहे थे वो मैंने इसमें नहीं डाले। उसके अलावा ये जो फाइल है ना सरमुइन की है आई थिंक लिखा हुआ है, हाँ ये फाइल भी बेस्ट क्रिएट की हुई है। देखिए ना, इस पर हम हावर करें ना थोड़ा सा कर्सर तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस और ये MCQs ये सारे नज़र आते हैं। इन हैंडआउट्स को आपने ज़रूर पढ़ना है, यहाँ से आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और वैसे इसका पेपर इजी नहीं होता, तो इसकी जो सारा याद करने वाली चीज़ें होती हैं कि किसकी रिटर्न टाइप क्या है और किसको किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, इस तरह से इसका आता है क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रही हो तो आप कमेंट करके बताएं मुझे, ताकि मैं क्विज़ 4 के भी इस तरीके से आपके साथ शेयर करूं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।